हेलो, मैं सूर्य प्रकाश गुप्ता, रीजनल मैनेजर क्लिनिकल एक्सेलेंस एंड ऑपरेशन डीसीडीसी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है न्यू पेशेंट रजिस्ट्रेशन एंड क्लिनिकल असेसमेंट। न्यू पेशेंट रजिस्ट्रेशन सिर्फ डायलिसिस सेंटर में नहीं बल्कि और भी हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सेक्टर्स या हेल्थ केयर इंडस्ट्री जहाँ पे हम मरीजों को उपचार देते हैं उन सभी जगहों पे उनकी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। इसकी जो इम्पोर्टेंस होती है न्यू पेशेंट रजिस्ट्रेशन करने की, उसकी सबसे पहले ये होती है कि हम न्यू पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन जो है वो करते हैं। दूसरा, उनकी जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है वो सारी हम करवाते हैं और उनकी जो करेंट स्टेटस है या फिर पास्ट हिस्ट्री है और फिजिकल एग्जामिनेशन है, ये सारी हम पेशेंट की करवाते हैं। उसके बाद जो न्यू पेशेंट रजिस्ट्रेशन जो हम करते हैं वो मेडिको लीगल में भी हमारी हेल्प करती है। और इम्पोर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से हम न्यू पेशेंट रजिस्ट्रेशन करते हैं वो ये है कि कभी भी कोई भी इमरजेंसी या आपातकालीन स्थिति अगर पेशेंट की आती है तो उनकी डेटा हमारे पास पहले से ही होने के कारण हमको इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। जैसे कि अगर पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है और हमें पता है पहले से कि पेशेंट की ब्लड ग्रुपिंग क्या है, तो हम इमीडिएट ब्लड का अरेंज कर सकते हैं और पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। दूसरी ये है कि अगर पेशेंट को कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उस केस में हम उनके इमरजेंसी कांटेक्ट में जो उनके द्वारा जो कांटेक्ट नंबर या कांटेक्ट पर्सन का नाम दिया गया है उनसे इमीडिएट कांटेक्ट करके उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं पेशेंट के कंडीशन के बारे में, और फिर हम पेशेंट का जो है आगे का प्रोसेस जो होता है रेफरिंग वगैरह का वो भी कर सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि न्यू पेशेंट रजिस्ट्रेशन जो होता है उसका वो एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम पेशेंट की आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आइडेंटिटी होती है, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन की हम बात करें तो वो हम जब पेशेंट से लेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट की क्रॉस चेक करते हैं उनके वैलिड आईडी कार्ड से, जैसे कि आधार कार्ड हो गया या वोटर आईडी कार्ड हो गया या उनकी ड्राइविंग लाइसेंस हो गई, जिनसे ये करेक्ट डेटा हमको मिल सके कि ये जो है एक एग्जैक्ट पेशेंट वही है और इनका जो है जो ये अपना इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो इनके आईडी कार्ड से मैच हो रहा है। फिर हम पेशेंट की एज और कुछ अदर जो इम्पोर्टेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है जैसे कि इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नेम और इमरजेंसी नंबर जो कॉन्टेक्ट पर्सन है उनकी, ये सारे अपने डाटाबेस में रिकॉर्ड कर लेते हैं और इससे हमें बहुत सारी हेल्प्स मिलती हैं डायलिसिस के समय में या किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के समय। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अगर हम बात करें कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम क्या क्या ले सकते हैं पेशेंट से, तो सबसे पहले है कि हम पेशेंट का नाम जानते हैं कि पेशेंट का नाम क्या है, उनका एज क्या है, उनका सेक्स क्या है यानी कि जेंडर क्या है, और पेशेंट के गार्जियन कौन है, जैसे कि उनके पापा हैं या अगर कोई महिला पेशेंट है तो उनके हस्बैंड कौन है या उनके और भी कोई गार्जियंस हैं तो उनका हम नाम नोट करते हैं। फिर उनका रिलेशन कि एक्चुअली इस पेशेंट से जो उनके गार्जियन आए हैं उनसे उनका क्या रिलेशन है। फिर हम इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमारी सिस्टम के द्वारा जनरेट होती है जैसे UHID हम लोग बोलते हैं, वो पेशेंट की जो रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहाँ पे ऐड करते हैं। उसके बाद पेशेंट का करेंट कंडीशन क्या है वो भी हम वहाँ पे अपडेट करते हैं कि जैसे कि पेशेंट खुद से चल के आए हैं या उनको किसी के हेल्प के थ्रू लाया गया, जैसे कि हो गया हमारा स्ट्रेचर वगैरह पे आए हैं या व्हील चेयर पे आए हैं या वो स्टेबल, उनकी कंडीशन क्या है वो हम जानते हैं। उसके बाद होता है एडमिशन स्टेटस, जैसे पेशेंट जो है हमारे किस टाइप से उनका एडमिशन हुआ है, वो रूटीन पेशेंट है। जैसे आप सभी को पता होगा कि डायलिसिस में दो टाइप के पेशेंट आते हैं। एक तो जब हम मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस करते हैं तो वहाँ पे किसी जिला अस्पताल से रेफर होकर पेशेंट आते हैं, वो इमरजेंसी पेशेंट होते हैं जो एक दो डायलिसिस लेने के बाद उनको रेफर कर दिया जाता है फिर से उनके नियर बाई डायलिसिस सेंटर में। और एक होता है जो हमारे यहाँ पे रूटीन बेस पे आते हैं जो परमानेंटली अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग आकर लेते हैं, तो एक बार उनका एडमिशन स्टेटस भी हम अपडेट करते हैं अपने डाटाबेस में कि ये इमरजेंसी में है या रूटीन पेशेंट है। उसके बाद पेशेंट की मैरिटल स्टेटस क्या है, मीन्स वो शादीशुदा है या अनमैरिड है वो जानते हैं। उसके बाद उनकी नेशनलिटी क्या है, वो अपने देश इंडिया से हैं या किसी और फॉरेन कंट्री से आए हुए हैं यहाँ पे विजिट पे और उनको हमारे यहाँ पे डायलिसिस लेने की जरूरत पड़ रही है। उसके बाद होती है एड्रेस एंड इमरजेंसी कॉन्टेक्ट। जैसा हमने बात किया अभी कि हम जब पेशेंट की न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस समय में हम उनकी एड्रेस या इमरजेंसी कॉन्टेक्ट लेते हैं।
एड्रेस में उनका प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे कि उनका अगर गांव है तो गांव, फिर उनका पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, नियर बाई पुलिस स्टेशन कहाँ पे है, और उनकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, स्टेट कौन सा है, और वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वगैरह वगैरह हम लोग उनकी एड्रेस में नोट करते हैं जो भी रिक्वायर होती है। उसके बाद उनका कॉन्टेक्ट नंबर, ये पेशेंट का भी कॉन्टेक्ट नंबर हम लोग ले लेते हैं कि ये जो पेशेंट है इनकी कॉन्टेक्ट नंबर क्या है। उसके बाद एक इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, जो इमरजेंसी सिचुएशन में हम उनके अटेंडेंट से या इमरजेंसी कॉन्टेक्ट पर्सन से कनेक्ट कर पाए, उसके लिए इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर भी हम लोग लेते हैं। उसके बाद नेम और रिलेशन ऑफ इमरजेंसी जो होता है कि हमारे पेशेंट का नाम क्या है, उसका इमरजेंसी में जिससे हम कनेक्ट कर रहे हैं उनके साथ उनका क्या रिलेशन है, वो भी हम नोट करते हैं अपनी डाटाबेस में। उसके बाद होता है कि आज उनकी जो रजिस्ट्रेशन होगी हमारे यहाँ पे, या जब कभी भी हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है, तो उनकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब की है वो डेट भी हम नोट करते हैं अपने यहाँ पे, और टाइम जो है वो किस टाइम में हमारे यहाँ पर आते हैं वो भी टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन हम उनकी अपने डाटाबेस में ऐड करते हैं। अब हम बात करते हैं कंसल्टेंट डिटेल्स की, कि अब वो पेशेंट की कंसल्टेंट डिटेल्स क्या होगी, वो कहाँ से आए हैं, जैसे उनको किस डॉक्टर ने रेफर किया है, उनके कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट का नाम क्या है, वो हम अपने डाटाबेस में उनका जो है रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद क्लिनिकल इंचार्ज जो हमारे सेंटर में जो डीएमओ होते हैं, ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर होते हैं, या जो भी डॉक्टर्स कर रहे हैं वो कौन है, उनका नाम हम लोग अपने डाटाबेस में सेव करते हैं या फिर फॉर्म में हम अपडेट करते हैं। उसके बाद उनकी डायग्नोसिस क्या हुई है, जैसे वो पेशेंट एकेडी है या सीकेडी है, या फिर वो पेशेंट किसी इमरजेंसी रीजन जैसे कि पॉइजन वाले केस में, स्नैक बाइटिंग के केस में आए हैं और किस रीजन से आए हैं, वो उनकी डायग्नोसिस क्या है, हाइपरटेंशन है, डायबिटिक है, वो सारी डायग्नोसिस डिटेल्स में हम लिखते हैं। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे डायलिसिस पेशेंट लेंगे, अभी उनकी रजिस्ट्रेशन अगर हो गई है तो उनको जो हम शेड्यूल देते हैं या स्लॉट देते हैं, जैसे कि हमारी शेड्यूल डायलिसिस वीकली थ्राइस सभी पेशेंट को लेनी अनिवार्य होती है, तो वो वीकली थ्राइस लेंगे या वीकली ट्वाइस लेना पसंद करते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने उनको क्या प्रिस्क्राइब किया है एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। अगर उनको डॉक्टर ने सप्ताह में 2 प्रिस्क्राइब किया तो उनको 2 लेना होगा, अगर 3 प्रिस्क्राइब किए तो उनको 3 लेना पड़ेगा। तो जो भी उनकी प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर्स की, वो हम उनके शेड्यूल में अपडेट कर देते हैं। कंसर्न हम लेते हैं पेशेंट से, जो भी उनके द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई है रजिस्ट्रेशन के समय में वो सारी सही है, इसके लिए हम पेशेंट से लेते हैं कंसर्न। और ये कंसर्न जो है हमें मेडिको लीगल जैसी समस्याओं के समय में भी हमें हेल्प करती है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसकी 2 मेथड होती है रजिस्ट्रेशन करने की। एक तो हम ऑनलाइन के द्वारा रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो डायरेक्ट हमारे कंपनी के सॉफ्टवेयर में उनकी डाटाबेस सेव होती है। दूसरा एक है कि हम जो है पेशेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म होती है, जो फॉर्म हमको प्रॉपर फिल करना है। जो भी कोई भी यूनिट के स्टाफ, जैसे कि हमारी टेक्नीशियंस होते हैं या फिर नर्सेज होते हैं, जो भी पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो इस फॉर्म को फिल करे प्रॉपरली। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे न्यू पेशेंट रजिस्ट्रेशन की। अब हम बात करने वाले हैं कि क्लिनिकल असेसमेंट क्या होता है और इसको क्यों करते हैं। क्लिनिकल असेसमेंट जो होता है हर पेशेंट का हर डायलिसिस सेंटर में होना अनिवार्य है, और इसको हम लोग सख्ती से करने के लिए सेंटर में सारे पेशेंट का क्लिनिकल असेसमेंट हो सके, इसके लिए हम लोगों ने प्रोटोकॉल भी बना के रखा है कि हम पेशेंट की क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। जैसे कि हम पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री इसमें चेक करते हैं, पेशेंट का करेंट स्टेटस, ब्लड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, डॉक्टर्स एडवाइस, एक्सेस क्या है उसका, और यहाँ से हम डायलिसिस देने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। और उनकी जो सारी ब्लड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, जैसे कि वायरल सेरोलॉजी टेस्ट हम करवाते हैं, पेशेंट का वायरल सेरोलॉजी स्टेटस निगेटिव है तो हम उसके अकॉर्डिंग निगेटिव में ट्रीटमेंट दे सकते हैं, अगर पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव में ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हमको पेशेंट की जो क्लिनिकल असेसमेंट करते समय अगर पेशेंट की कंडीशन हमें पहले से पता हो कि वो पेशेंट का अभी का कंडीशन क्या है, तो जब कभी भी ड्यूरिंग द डायलिसिस अगर पेशेंट को कोई इमरजेंसी होती है तो हम उनको तुरंत इमीडिएट सपोर्ट दे सकते हैं, और उस समय हमको बहुत सारी चीज़ें चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको पहले से कर चुके होते हैं। तो ये हमें इमरजेंसी में काफ़ी हेल्प करती है। और उसके बाद हम जब पेशेंट का डायलिसिस स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के बाद जो डॉक्टर्स की गाइडलाइंस है और क्लिनिकल असेसमेंट जो हमारे डीएमओ या स्टाफ नर्स ने किया है उसके अकॉर्डिंग हम फिर उनकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं। क्लिनिकल
असेसमेंट करने के समय में जो सारी डिटेल्स हमें चाहिए उनमें से सबसे पहले ये होता है कि पेशेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग इसलिए लेते हैं कि पेशेंट इन्फॉर्मेशन में हमें पेशेंट के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है और उसके बाद वो सारी जो उनको हेल्थ से रिलेटेड है, जैसे कि उनकी ब्लड ग्रुप क्या है, उनकी बॉडी में कितनी हेमोग्लोबिन लेवल क्या है, उनका जो है पेशेंट का करेंट जो है ये मोबाइलिटी स्टेटस क्या है, वो खुद से आ सकते हैं डायलिसिस सेंटर में या नहीं आ सकते हैं, या उनको किसी के हेल्प के द्वारा लाया जाता है, जैसे कि व्हील चेयर हो गया, स्ट्रेचर हो गया, या कोई अटेंडेंट उनको हेल्प करके पकड़ के लाते हैं हमारे सेंटर में डायलिसिस करवाने के लिए। उसके बाद इनकी नेफ्रोलॉजिस्ट जो है, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट कौन है, जिनके द्वारा इनका रेफर किया गया हमारे सेंटर में, ये सारी जानकारी हम पर्सनल इंफॉर्मेशन में ले लेते हैं पेशेंट से। और साथ ही इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर और जो इमरजेंसी पर्सन है कॉन्टेक्ट के इमरजेंसी के समय में जब हम कॉन्टेक्ट करेंगे तो उस पर्सन का नाम और डिटेल्स भी हम अपने यहाँ पे नोट कर लेते हैं। असेसमेंट में हम पेशेंट का सबसे पहले जो चेक करते हैं, असेसमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो वो होता है सीरोलॉजी स्टेटस, कि पेशेंट का जो सीरोलॉजी स्टेटस है ये बताता है कि पेशेंट का जो है लिवर फंक्शन टेस्ट कैसा है, और पेशेंट की करेंट सीरोलॉजी स्टेटस मींस की जो वायरल सीरोलॉजी होता है जिसमें हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी और HIV जैसी जो वायरल इन्फेक्शन है उससे हमारे पेशेंट संक्रमित है कि नहीं है। अगर पेशेंट हमारे हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है और हम अपने असेसमेंट करते समय मुझे ये पता चल गया तो हम उनको क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि हमारे पास आइसोलेशन पॉलिसी की गाइडलाइंस है, उसको हम फॉलो करेंगे। आइसोलेशन पॉलिसी का गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम कोई भी पॉजिटिव पेशेंट को नेगेटिव वार्ड में डायलिसिस नहीं दे सकते, उनके लिए हम लोग सेपरेट अरेंजमेंट करते हैं। इसलिए हम लोग पहला तो है कि असेसमेंट के समय में हम सीरोलॉजी स्टेटस जान लेते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंप्लेंट, पेशेंट का क्या है, पेशेंट यहाँ किस रीजन से आए हैं, उनकी जो है कंप्लेंट क्या है, वो CKD है या AKD है, उनकी किडनी प्रॉब्लम कब से हुई है, उस साथ में उनको क्या प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जैसे होती है, डायबिटिक वगैरह तो नहीं है, या पेशेंट को कोई और जैसे लीवर से समस्या जुड़ी हुई कोई समस्या तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम पेशेंट की जान लेते हैं प्रेजेंट कंप्लेंट में। उसके बाद पास्ट हिस्ट्री हम पेशेंट की पता करते हैं कि पास्ट हिस्ट्री में बात करें तो कि पेशेंट जो है इससे पहले डायलिसिस कहाँ पे ले रहे थे और वो कितना लंबा समय से डायलिसिस करवा रहे हैं, लास्ट जहाँ पे डायलिसिस ले रहे हैं वो डेट कौन सी है, और वहाँ से वो डायलिसिस जहाँ पे पहले ले रहे थे वहाँ से छोड़कर हमारे यहाँ आने का रीजन क्या है, ये भी हम जान लेते हैं। उसके बाद जो पास्ट हिस्ट्री में हम लेते हैं वो ये है कि प्रीवियस जो है पेशेंट का सीरोलॉजी स्टेटस क्या था, हो सके वहाँ पे उनको पॉजिटिव आ गया हो और इस वजह से वो डायलिसिस वहाँ पे छोड़ के हमारे यहाँ आ गए हो कि यहाँ पे निगेटिव में ले लेंगे। तो ये सारी चीजें हम जान लेते हैं जिससे कि हम और दूसरे पेशेंट को भी बचा सकते हैं और संक्रमण होने से। और उसके बाद होता है कि हम पेशेंट का वाइटल साइन जो होता है, करंट वाइटल साइन चेक करते हैं असेसमेंट के समय में, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, SpO2 मीन्स ऑक्सीजन लेवल क्या है उसका, बॉडी में कितने ऑक्सीजन है अभी, रैंडम ब्लड शुगर हो गया और प्री वेट, ये सारी चीजें हम चेक कर लेते हैं। साथ ही साथ हम पेशेंट का एक्सेस की भी जानकारी प्राप्त करते हैं कि उनकी जो एक्सेस है वो टेम्पोररी एक्सेस है या परमानेंट एक्सेस है, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि पेशेंट की डायलिसिस अब कैसे स्टार्ट करनी है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम डायलिसिस सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि हम असेसमेंट के समय क्या क्या करते हैं, तो पहला तो हम पेशेंट का असेसमेंट कर लिया। अब हमको फिजिकल एग्जामिनेशन करने की भी जरूरत यहाँ पे होती है। फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे हम बात कर रहे थे कि फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है पेशेंट का कैसा काम कर रहा है, उनकी जो ऑक्सीजन लेवल कैसी है, सांस ले पा रहे हैं प्रॉपर कि नहीं ले पा रहे हैं, ब्रेथलेसनेस की समस्या तो नहीं है पेशेंट को, डिजनिया वगैरह तो नहीं है। उसके बाद जो होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो उनका हार्ट का कोई हार्ट से रिलेटेड तो कोई नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ये जान लेते हैं। हार्ट रेट कितनी है वो जान लेते हैं। उसके बाद हम ये भी इंश्योर करते हैं कि पेशेंट को इससे पहले कभी हार्ट अटैक वगैरह तो नहीं आया था, कार्डियक अरेस्ट तो नहीं आए थे, कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई है जो हार्ट से रिलेटेड सर्जरी वगैरह, वो सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। फिर बात करें तो हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके बारे में जान लेते हैं कि पेशेंट जो है उनकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शन प्रॉपर कर रही है कि नहीं कर रही है, वो मतलब वो साइकोलॉजी डिसऑर्डर तो कोई नहीं है,
वो अच्छे से हर चीज़ का रिस्पॉन्स कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, वो जब हमसे बात करते तो उनकी जो वे ऑफ टॉकिंग है वो प्रॉपर है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम पता करते हैं। साथ ही एक्सेस साइट हम चेक करते हैं कि पेशेंट की जो एक्सेस साइट है वो कहाँ से है, हम लोग कहाँ से डायलिसिस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे टेम्पोररी है या परमानेंट एक्सेस है। फिर पेडल इडिमा जो होती है, जो हमारे ज़्यादातर पैर में होती है, वो पैर स्वेलिंग हो जाती है, तो हम उनकी पेडल इडिमा चेक करते हैं कि पैर में स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है। और अदर्स भी अगर हमको कुछ नोट्स में आते हैं, हमारे ऐसे नोटिस में आता है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स है और ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, तो वो सारी चीज़ें हम फिजिकल एग्जामिनेशन के समय में नोट कर लेते हैं। पेशेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोग सारी चीज़ें चेक करते आ रहे हैं, इसमें एक चीज़ और है जो हमको करनी होती है, वो है एलर्जिक रिएक्शन या फिर एडवर्स रिएक्शन तो कोई नहीं है। जैसे कोई ऐसा मेडिसिन तो नहीं है, बहुत सारे पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उनको बहुत सारी रिएक्शंस वगैरह होने की संभावना होती है, उनको बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी होती है। बहुत लोगों को, जैसे आमतौर पे बात करें तो जैसे कि बहुत सारे पेशेंट को कभी कभी फ्रूट से एलर्जी होती है, किसी को स्वीट से एलर्जी होती है, किसी को नॉनवेज से एलर्जी होती है। तो हम पता कर लेंगे पेशेंट का, और वो जो भी फूड खाद्य पदार्थ है जिनसे उनको एलर्जी है उसको हम लोग रोक देंगे और अटेंडेंट को गाइड कर देंगे कि ये खाद्य पदार्थ उनको ना दे। साथ ही बेवरेज होती है, जो पेय पदार्थ होती है, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, ग्लूकोज हो गया, तो इसमें से कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो पेशेंट को लेना है और उनसे उनको एलर्जी है, तो हम उसके जगह पे क्या दे सकते हैं इसके बारे में डॉक्टर से बात करेंगे और उसको रोक देंगे। एक्चुअली मेन ये है कि हम आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें कि कोई भी डायलिसिस पेशेंट को जो हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट जो सजेस्ट करते हैं वो ऐसा करते हैं कि 24 आवर्स के अंदर में 1 लीटर से ज़्यादा तो कुछ भी पीना नहीं है, पेय पदार्थ वो इंटेक कर नहीं सकते हैं जो पेशेंट या जो मरीज जो हैं किडनी फेलियर से सफ़र कर रहे हैं। तो इसको ध्यान में रख के भी अगर जो वो 1 लीटर 24 घंटे के अंदर में ले रहे हैं, उसमें से हो सकता है वो दूध लेते हो या ग्लूकोज लेते हो, तो उसमें वो क्या नहीं ले सकते हैं जिसके वजह से उनको एलर्जी होता है, तो हम उसको रोक देंगे। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, अगर ब्लड से कोई रिएक्शन वगैरह होता है या उनको एलर्जी वगैरह है तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और डायलिसिस पेशेंट को तो ऐसे भी हम लोग को क्या करना है, इंस्टेड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन जितना कम हो सके उसको करके ईपीओ और आयरन के सपोर्ट पे ही पेशेंट को डायलिसिस देंगे। लेकिन अगर कभी रिक्वायर होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी पेशेंट को अगर ब्लड से रिएक्शन है तो इस बारे में भी हम डॉक्टर से डिस्कस कर लेंगे। और अदर्स भी कुछ है जो जिससे उसको एलर्जी है, जैसे कोई स्मेल वगैरह हो गया, परफ्यूम वगैरह का, अगर कोई सेंटर में आता है कोई और पेशेंट परफ्यूम, तो उसके बारे में डिस्कस करके हम पेशेंट को अकॉर्डिंगली गाइड करेंगे। और अपना जो डायलिसिस यूनिट का जो वातावरण है उसको भी बहुत ही साधारण बना कर रखेंगे और सारे लोगों को ये रेस्ट्रिक्ट जरूर करेंगे कोई भी ऐसा परफ्यूम या सेंट वगैरह लगा करना है जिससे कि दूसरे पेशेंट को प्रॉब्लम हो। जब ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद जो लास्ट होती है वो होती है कि हम पेन असेसमेंट भी करते हैं। पेन असेसमेंट क्या होता है कि अभी हमारे पास जो पेशेंट आया है वो हमारे यहाँ पे कब से डायलिसिस ले रहा है, उनका ड्यूरेशन क्या था, अभी उसकी कंडीशन हम उससे पता कर सकते हैं कि वो पेशेंट का जो कंडीशन है वो एक्यूट कंडीशन में है या क्रॉनिक कंडीशन में। अगर पेशेंट का ड्यूरेशन डायलिसिस जब से वो ले रहे हैं अगर उनकी ड्यूरेशन 6 वीक से कम है तो इसका मतलब है कि वो अभी एक्यूट कंडीशन में। और अगर पेशेंट की कंडीशन डायलिसिस अगर वो 6 वीक से ज़्यादा से ले रहे हैं तो वो इसका मतलब है कि वो क्रॉनिक कंडीशन में। बट ये जो है ज़्यादातर जो हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं जहाँ जिनसे वो पेशेंट जो है कंसल्ट करते हैं, तो जो उनके कंसल्टेंट डॉक्टर हैं वही ये जो है पेशेंट का जो असेसमेंट जब वो कर रहे होते तो वही इनको क्लियर कर देते हैं कि पेशेंट का जो स्टेटस है वो भी एक्यूट में है या क्रॉनिक किडनी डिजीज में, और सीकेडी में भी है तो वो किस स्टेज में है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स करते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद जो लास्ट ऑप्शन आता है वो ये आता है कि हम पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान कैसे करें। तो जो भी हम असेसमेंट किए हैं उस बेस पे जो हम पेशेंट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं, जो हमने पेशेंट का डायग्नोसिस रिपोर्ट या डॉक्टर्स के एडवाइस जो उनके नेफ्रोलॉजिस्ट के एडवाइस था वो हमने चेक किया। उसके बाद और हमने क्या किया, पेशेंट का ब्लड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सारी चेक की। उसके बाद वायरल सेरोलॉजी का रिपोर्ट चेक किया। उसके बाद हमने क्या किया, पेशेंट का जो है प्रॉपर ब्लड ग्रुपिंग वगैरह करवा लिया और ये सारी चीज़ें पता लगा ली कि हमारे पेशेंट का कंडीशन और स्टेटस क्या है, वाइटल साइन वगैरह सारा चेक कर लिया। तो अब लास्ट में हम क्या करते हैं, हम पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम चेक किए हैं और डॉक्टर्स ने जो प्रिस्क्राइब किया है नेफ्रोलॉजिस्ट ने, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं और
पेशेंट का डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग प्लान ऑफ केयर हम रेडी करते हैं कि हमको क्या डायलिसिस देना है। जैसे पेशेंट अगर हेमोडायलिसिस ले रहे हैं तो उनको हेमोडायलिसिस देनी है, तो फिर उनकी ड्यूरेशन क्या होगी। तो फर्स्ट डायलिसिस है तो उसके अकॉर्डिंग टाइम रखेंगे, अगर वो पुराने पेशेंट है तो उनको फिर उसके अकॉर्डिंग टाइम रखना है। उसके बाद प्लान ऑफ केयर में दूसरा ये होता है कि उनकी कितना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सेट करते हैं, उसकी जो है पेशेंट की कंडीशन क्या है। अगर हम पाटे जैसे एसीटेट वगैरह यूज करते हैं, बाइकार्ब यूज करते हैं, तो एसीटेट में उनकी पोटेशियम लेवल क्या है ये पता चल जाए तो हम उसके अकॉर्डिंग पोटेशियम फ्री करनी है तो हम पोटेशियम फ्री डायलिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो होती है पेशेंट का वायरस सेरोलॉजी जो हमने टेस्ट करवाया था उसके अकॉर्डिंग जो है पेशेंट को नेगेटिव में लेना है या पॉजिटिव लेना है। और पॉजिटिव में भी जो है 3 टाइप्स से के पेशेंट होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हो गए, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो गए, HIV पॉजिटिव हो गया। इन सभी पेशेंटों का जो अरेंजमेंट होता है डायलिसिस का, उनका जो प्लान ऑफ केयर होता है वो डिफरेंट टाइप से होता है और तीनों के लिए सेपरेट एरिया की जरूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद उसके अकॉर्डिंग हम प्लान ऑफ केयर रेडी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं पेशेंट का। उसके बाद जो होता है पेशेंट का करंट मेडिकेशन क्या चल रहा है, अभी नेफ्रोलॉजिस्ट ने उनको क्या प्रेस्क्राइब किया है, क्या एडवाइस किया है, क्या मेडिसिन वो ले रहे हैं, कितने दिनों से ले रहे हैं और आगे कब तक लेना है, ये सारी चीज़ें हम पेशेंट का चेक कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या है करंट मेडिकेशन हम पेशेंट को देते हैं। और अगर उसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायर होती है, अगर लगता है कुछ मेडिसिन चेंज करना, तो वो अपने डॉक्टर होते हैं, यूनिट के डॉक्टर या उनके नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ बात करके उसको चेंज करवा सकते हैं अगर रिक्वायर है तो। उसके बाद होता है अगर जब हम पेशेंट का जो है सारा कुछ ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले एक चीज़ और कर लेते हैं कि जो उनकी प्रिस्क्रिप्शन होती है, नेफ्रोलॉजिस्ट की जो प्रिस्क्रिप्शन है, नेफ्रोलॉजिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन को क्या करते हैं अटैच कर लेते हैं। पेशेंट का जो फाइल बनता है जिसमें हम एक क्लिनिकल असेसमेंट का जो फॉर्म होता है उसको भी हम अटैच करते हैं। पेशेंट की सारी जो है ये प्री असेसमेंट करते हैं, पोस्ट असेसमेंट करते हैं या इंट्रा असेसमेंट करेंगे। ये सारी चीज़ें जिस फाइल में पेशेंट की सेपरेट फाइल बना के रखते हैं उसी में हम पेशेंट का जो है प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर ने एडवाइस किया डायलिसिस के लिए उसकी भी एक फोटो कॉपी या जेरोक्स कॉपी करवा के उसमें हम रख लेते हैं। क्लिनिकल असेसमेंट की हमारे पास फॉर्म भी होती है। क्लिनिकल असेसमेंट की फॉर्म में हम सारी जो भी अभी डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि पेशेंट का नाम हो गया, उसके बाद उसका कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, ब्लड इन्वेस्टिगेशन में वायरल मार्कर का स्टेटस क्या था, पॉजिटिव है नेगेटिव है वो, या पेशेंट हमारे सेंटर में जब आए हैं तो उनका जो है उस समय में कुछ ऐसी जो है एक्सपेंसिव चीज़ें लेकर तो हमारे सेंटर में नहीं आए थे, जैसे कि गोल्ड की ज्वेलरी हो गई या फिर वॉच वगैरह हो गया, ये गॉगल्स वगैरह हो गया। अगर इस सभी टाइप की कोई भी चीज़ें लेकर आते हैं तो हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि इसका ध्यान जो उनका अटेंडेंस अच्छे से रखे और उनके रिस्पॉन्सिबल वो खुद होंगे। ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। उसके बाद हम पेशेंट का जो है वाइटल साइन चेक करते हैं, वो भी हम क्लिनिकल असेसमेंट फॉर्म में अपडेट करते हैं। उसके बाद अगर पेशेंट का जो है पेन असेसमेंट हम करते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन करने के बाद जो पेशेंट का जो है अकॉर्डिंगली कि कितना उनका जो है फेस एक्सप्रेशन वगैरह चेक करके, पेशेंट की कंडीशन चेक करके कि उनका क्या स्टेज है, कितना उनको प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें हम इस फॉर्म में अपडेट करते हैं। और इस फॉर्म को हम कहाँ रखते हैं, पेशेंट के फाइल में, जो पेशेंट का पर्सनल सेपरेट फाइल बनाते हैं उसमें क्लिनिकल असेसमेंट फॉर्म की हम रखते हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिनको हमें हमेशा याद रखने की ज़रूरत है और उनको हमेशा अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है, उसमें से सबसे पहला ये होता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है सारे न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है सारे न्यू पेशेंट का ये जो है फिल होना चाहिए। एक भी ऐसा कोई पेशेंट ना हो जिसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रॉपर फिल नहीं है या कुछ ऐसी डाटा जो आधी अधूरी हम लोग भर के छोड़ दे रहे हैं, तो वो फिर बाद में आपको मेडिकल लीगल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या फिर आपको इमरजेंसी के सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसको प्रॉपर तरीके से भरना है। उसके बाद होता है जो भी डेटा हम फिल कर रहे हैं ये हमारी करेक्ट होनी चाहिए। अब इसकी हम क्रॉस चेक कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये पेशेंट की जो डेटा हम भर रहे हैं या फिर वो जो हमको बता रहे हैं वो एग्जैक्ट है और सही है। इसलिए हम क्या करते हैं, क्रॉस चेक करेंगे। कहाँ से कर सकते हैं, क्रॉस चेक हम कर सकते हैं पेशेंट के आधार कार्ड से, वोटर ID कार्ड से, ड्राइविंग लाइसेंस से, उन पे उसका करेक्ट एड्रेस दिया गया रहता है। तो वो भी हम वहाँ से क्रॉस चेक करके एक्यूरेट मैच कर लेंगे कि जो पेशेंट ने बताया है उनकी जो सारी डिटेल्स हैं उनके वैलिड ID कार्ड से मैच हो रही है कि नहीं हो रही है।
उसके बाद होता है कि लास्ट में क्या होता है कि पेशेंट का जो सिग्नेचर होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया या फिर क्लिनिकल असेसमेंट फॉर्म में भी अगर ये ऑप्शन है कि उनकी ये चाहिए, हमको कंसर्न चाहिए, तो जहाँ पे भी कंसर्न रिक्वायरमेंट है वो हमको पेशेंट से और फिर स्टाफ से भी, जो उनका असेसमेंट कर रहे हैं, जो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनका भी अगर सिग्नेचर, क्योंकि कल के डेट में वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा कि अगर कुछ डेटा हमको गलत मिलता है और पता चला कि ये डेटा तो पेशेंट ने बताया नहीं, वो बोल रहा है पेशेंट की मैंने बताया नहीं, तो उस केस में क्या है कि स्टाफ भी का भी साइन और नाम प्रॉपर होना चाहिए कंसर्न पे, और पेशेंट का भी साइन और नाम होना चाहिए, ताकि जब कभी कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उस कंडीशन में दोनों से हम बात कर सके। उसके बाद होती है क्लिनिकल असेसमेंट, जो है वो डीएमओ के द्वारा ही होना चाहिए। सबसे पहले हमारे सेंटर में डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर क्लिनिकल असेसमेंट करेंगे। अगर डॉक्टर्स नहीं है तो नर्सेज भी कर सकती है, नर्सेज या सीनियर टेक्नीशियंस भी क्लिनिकल असेसमेंट करके, बट ये सारे पेशेंट का क्लिनिकल असेसमेंट होना मैंडेटरी है। और जितने भी रिकॉर्ड है, जैसे क्लिनिकल असेसमेंट हो गया, पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो गया, पेशेंट का ब्लड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीज़ें पेशेंट के फाइल में सेफ्टी होना चाहिए। उम्मीद है कि ये जो अभी हमने डिस्कशन किया है आपके साथ, ये आपके लिए फायदेमंद होगी और आपकी बहुत सारी डाउट्स को क्लियर किए होंगे। और अभी जाते जाते अब ये ट्रेनिंग्स वीडियो जो है वो कंप्लीट हो रही है, तो हम आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं और आप इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग इस वीडियो को से क्या क्या सीखे हैं। और भी कुछ अगर आपको कमेंट्स करनी तो आप कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन ये है कि हम लोग वाइटल साइंस में क्या क्या चेक करते हैं, और दूसरी है क्लिनिकल असेसमेंट हम जब कर रहे होते हैं तो उस समय ब्लड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में हम पेशेंट की क्या क्या चीजें चेक करते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इसके अलावा भी आपके मन में या आपके पास कोई डाउट्स है जो आपको लग रहा है कि इस ट्रेनिंग के बाद भी वो क्लियर नहीं हो पाए हैं, तो आप डीसीडीसी किडनी केयर के क्लिनिकल डिपार्टमेंट में कनेक्ट करें।